नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप पिछले वाली क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो आप एक बार वहां से जाकर क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि आपके कोई ना कोई साथी ये क्लासेस रोज़ अटेंड कर रहा है, जो कि जब आप एग्ज़ाम में उसके साथ कम्पीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाने वाले हैं। इसीलिए क्लासेस को रोज़ अटेंड कीजिए, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर पीवाईक्यू डिस्कस किए जाते हैं जो अलग अलग चैप्टर से रैंडमली आपके लिए पिक किए जाते हैं, ताकि आपकी एक अच्छी तरीके से पीवाईक्यू के ऊपर पकड़ बन जाए। पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट को भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ये देख लीजिए, अपना चैनल है, चैनल को आप जो है ये सारे जो भी अपन पीडीएफ के रूप में अपन जितने भी क्वेश्चन लाते हैं उन क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप जो है इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अपने जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं वो हैं बिल्कुल 6%, और 94% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी नहीं लगता है इसमें, लेकिन हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है, हम आगे देखिए, अगर आपने अभी तक क्लासेज नहीं देखी हैं, जो अभी तक हो चुकी हैं, वो क्लासेज आप ये वाले प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, और ये वाली जो प्लेलिस्ट है, पहली वाली प्लेलिस्ट, ये आपके लिए बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। और अपनी कम्युनिटी सेक्शन के अंदर रोज़ सुबह 6 बजे क्वेश्चन अपलोड होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एम्स और आरयूएचएस दोनों के अंदर आया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पिछले क्लासेज के अंदर भी अपन ने करवाया था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो अपन कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर भी अपलोड करते हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी सारी चीज़ों का बेनिफिट लेने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़िए और इनके सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़िए, और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। द कैपिटलाइजेशन ऑफ स्पर्म अकर इन, शुक्राणुओं को दक्षता कहाँ पर मिलती है? शुक्राणुओं की दक्षता से मतलब क्या है? शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, वो जब मेल टेस्टिस के अंदर होते हैं, जब उनको मेल टेस्टिस से फिर एपिडिडाइमस के माध्यम से, वासा रिफ्रेंसिया के माध्यम से जब एजुकेट किया जाता है, तब तक वो एक इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो मोटाइल कर सकते हैं, वो गति कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ डिकैपिटलाइजेशन फैक्टर इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, ताकि वो मेल में जब तक मेल के अंदर रहेंगे तब तक वो मूवमेंट ना करे, वो गति ना करे, ताकि उनकी एनर्जी बचाई जा सके। ठीक है, जब इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एजुकेट कर दिया जाता है, तब वहाँ पर कुछ रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पर्म जो है मोटाइल हो जाता है, ये गति करने लग जाता है। अब इसी क्रिया को कहा जाता है कि कैपिटाइटेशन, मतलब कि शुक्राणुओं को यहाँ पर दक्षता मिल चुकी है, शुक्राणुओं के पास ये दक्षता आ चुकी है कि वो स्विमिंग कर सकें, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा के मूवमेंट कर सकें। ये दक्षता उनके पास आ जाती है। ये दक्षता कहाँ पर आती है? उनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो कैपिटाइटेशन कहाँ पर होता है स्पर्म का? वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर अपन ने स्पर्म से रिलेटेड सारी की सारी बातें की हैं। स्पर्म जो है कहाँ पर बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। वहाँ पर ये इसके अंदर क्या नहीं होती है? इसके अंदर गति करने की क्षमता नहीं होती है। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर चला जाता है, वहाँ पर इसके पास गति करने की क्षमता आ जाती है। उसी को हम बोलते हैं कि इसके पास, शुक्राणु के पास गति करने की क्षमता आ चुकी है, उसी को बोलते हैं अपन कैपिटाइटेशन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये उसको प्राप्त होती है। दूसरे क्वेश्चन पर आप गौर कीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन को आप देखिएगा और पढ़ने कर आप इसको आंसर कमेंट में करने की कोशिश कीजिएगा। निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्री की मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश होता है, मतलब होती है। द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एक फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होता है सर? ये आपको बताना है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत इसको आप
क्वेश्चन ऑफ द डे भी लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। देखो एक फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसके अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये मान लीजिए आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इधर 3 सेल होती हैं, ठीक है, इधर 3 सेल होती हैं, ये बीच वाली सेल जो होती है ये कौन सी होती है, एग सेल होती है, ठीक है। और ये दो सेल जो होती हैं ये सिनर्जिड सेल होते हैं। तो ये 3 सेल इस साइड हो गई, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो गई, और 3 सेल जो होती हैं ये 3 सेल होती हैं चले जाए एंड की तरफ, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल सेल बोला जाता है, ओके। जो 2 सेल होती हैं ये हो गई अपनी 3 सेल ऊपर की तरफ, 3 सेल नीचे की तरफ, और ये जो एक बीच की सेल बची हुई है, बाकी जो सेल जो बची हुई है ये एक अलग सेल होती है, ठीक है। इस तरीके से कितनी सेल हो गई, एक, ये मैंने आपको बता दिया है पूरा ही पूरा गैमेटोफाइट। इसके अंदर देखो 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और एक बीच में, कितनी हो गई, ये हो गई 7 सेल। कितनी हो गई है, 7 सेल हो गई है। यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस कितने होते हैं, एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। देखो यहाँ पर 3 सेल हैं तो तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस, तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पर तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस हो गया, ये देखिए तीनों के पास एक एक न्यूक्लियस हो गए। वहीं पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी 3 सेल हैं तो 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस इधर हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस उधर हो गए। कितने हो गए, 6 न्यूक्लियस हो चुके हैं अब तक। लेकिन ये जो बीच वाली सेल है, ये जो सेल है इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो 3 ऊपर की तरफ, 3 ऊपर की तरफ देखिए, 3 नीचे की तरफ देखिए और 2 बीच में देखिए। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड गैमेटोफाइट होता है फीमेल के अंदर जब वो फर्टिलाइजेशन की स्टेज में होता है, ठीक है। यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि 7 सेल होता है। कितने होता है, 7 सेल होता है। और भी अपन ने गैमेटोफाइट के बारे में जितनी बात हो सकती थी, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो सारे के सारे अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये सेल है, ये वाली जो सेल है आगे जाकर जो बनाती है ये एंडोस्पर्म बनाती है। क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। इसीलिए इसको बोला भी जाता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। क्या है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये, ठीक है। ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाती है और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये एंडोस्पर्म जो होता है ये क्या होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है वो एग सेल पर होता है, कहाँ पर होता है, एग सेल पर होता है। और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है ये इस वाली सेल पर होता है, ठीक है, इस वाली सेल पर होता है। और यहाँ से जब 2 तो इस वाली सेल के न्यूक्लियस हो जाएंगे, एक सेल जो एंथर का होगा है ना, मेल गैमेटोफाइट का होगा उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर 3N स्ट्रक्चर बनती है और वो होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म से जो एम्ब्रियो होता है, जो कि अभी ग्रो कर रहा है एम्ब्रियो, उसको क्या मिलता है, उसको पोषण मिलता है, ओके। तो यहाँ पर अपन ने सारी बात की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्टेड मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। मेमरी ग्लैंड से मिल्क के सीक्रेशन के लिए बोल सकते हैं आप, मिल्क के इजेक्टिंग के लिए बोल सकते हैं, कौन सा हार्मोन स्रावित जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मैं आपको ये बता दूं कि सारे के सारे फीमेल हार्मोन है। क्या है, फीमेल हार्मोन है, सारे सारे फीमेल हार्मोन है। आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और बताना है आपको कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ओके। ये तीसरा अपना क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में के अंदर बता सकते हैं कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये वाला आंसर आएगा। हम इसको अभी डिस्कशन कर ही रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर कि जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन, जो मेमरी ग्लैंड जो शुरू में होती हैं, जब शुरू में होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। एल्वलाई के अंदर बहुत छोटी छोटी कुपिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन जब एडल्ट फेज के अंदर जाती है फीमेल, तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है, बहुत माइन्यूट, जिसके कारण से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काफ़ी मात्रा में सीक्रेट होते हैं उस टाइम पर, ठीक है। उनको वहाँ पर क्या करना है, oogenesis करवाना है, बाकी जो एग फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो सारी करवानी होती है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से फीमेल कैरेक्टर आते हैं। कौन से कैरेक्टर आते हैं, फीमेल कैरेक्टर आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन है। ये ओवेरी के अंदर ये इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जबकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है
ये दूध जो होता है मिल्क के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। एल्वलाई है। अब इस एल्वलाई जो बन चुकी है, ग्रो कर चुकी है एल्वलाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अब इन एल्वलाई के अंदर मिल्क सिंथेसिस, मिल्क का बनाना, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? वो होता है प्रोलैक्टिन की वजह से। किस हार्मोन की वजह से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। अब जो एल्वलाई है, एल्वलाई के अंदर मिल्क बन चुका है, मिल्क स्टोर हो चुका है, लेकिन अब उनको बाहर निकालने के लिए, इजेक्टिंग करवाने के लिए, सिक्रेशन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा? वो होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये दूध के श्रावण के लिए, दूध के इजेक्शन के लिए या फिर दूध के रिलीजन के लिए ये जरूरी होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से दूध क्या होता है? इजेक्ट होता है। वहीं पर ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पार्चुरेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? वहीं पर ऑक्सीटोसिन की मेन भूमिका होती है पार्चुरेशन के समय। जब बच्चे पैदा हो रहे होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जो एक मेच्योर बेबी होता है, मेच्योर प्लेसेंटल एम्ब्रियो की वजह से होता है, जबकि जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये पार्चुरेशन में भी मदद करता है और ये दूध के सिक्रेशन में भी मदद करता है। ठीक है, हमने सारी की सारी बातें यहाँ पर की हैं, सारे जितने भी हार्मोन से रिलेटेड बातें हैं वो सारी अपने यहाँ पर की हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ। डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ रहे हैं कि, और ये है क्वेश्चन कहाँ से? ये क्वेश्चन है अपना जेनेटिक्स से, कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिगुणता के कारण होता है। देखो यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर लास्ट में कुछ सिंड्रोम्स दिए हुए हैं, कुछ डिजीज के नाम दिए हुए हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। उनको यहाँ पर अपने को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर से। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है ना, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है ये ऑटोसोमल डिजीज है, क्योंकि ये ऑटोसोम गुणसूत्र पर की वजह से होता है। जो गुणसूत्र नंबर 21वां गुणसूत्र है, 21वें गुणसूत्र है, वो 21वें गुणसूत्र पर आप जानते हैं कि 2 पेयर के रूप में पाए जाते हैं, 2 पेयर के रूप में पाए जाते हैं, और वहाँ पर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, वहाँ पर क्या हो जाते हैं? 3 पेयर के रूप में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। तो ये 21वें क्रोमोसोम पर जब एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, और एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आने को क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी बोला जाता है। तो 21वें गुणसूत्र पर जब ट्राइसोमी स्टेज आ जाती है तो उसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। वहीं पर आते हैं क्वेश्चन की क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कौन सा होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये फीमेल के अंदर पाया जाता है, और फीमेल के अंदर आप जानते हैं कि एक्स गुणसूत्र होता है, और जब एक्स गुणसूत्र होता है तो एक्स गुणसूत्र के साथ में अगर एक अलग से गुणसूत्र आ जाता है, ये भी ट्राइसोमी ही है, इसके अंदर भी एक गुणसूत्र अलग आया है तो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको बोला जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इस क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की वजह से जो है वो महिला अगर जिसके अंदर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है वो आगे फिर बेबी का पार्चुरेशन नहीं कर सकती, मतलब कि वो अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। ये हो गई डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं अमीबोसिस इज अकर्ड बाय। अमीबोसिस जो होती है ये किस कारण की वजह से होती है? अमीबोसिस जो आपको सबसे पहले बात ये याद रखनी है, अमीबोसिस जैसा कि नाम बता रहा है, अमीबोसिस जो होती है ये किसकी वजह से होती है? अमीबा की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? अमीबा की वजह से होती है। अब आपको ये पता लगाना है कि अमीबा जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए जब आप 11th बायोलॉजी को खोलेंगे तो उसके अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उसके अंदर जो पहला आता है वो आता है मोनेरा।
मोनेरा किंगडम, उसके बाद में प्रोटिस्टा किंगडम आता है, उसके बाद में जो आता है वो फंजाई किंगडम आता है, उसके बाद में आता है प्लांटे किंगडम आता है, उसके बाद में एनिमेलिया किंगडम आता है। ये 5 किंगडम होते हैं। ये RH वेटेकर ने 1869 के अंदर ये क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इनके अंदर सारे जीव जगत को बांटा गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन किससे, ये क्वेश्चन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि 12th वाला चैप्टर है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 11th का ज्ञान होना ज़रूरी है कि कौन से किंगडम से कौन सा जीव आता है। मोनेरा के अंदर आते हैं आपके बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट, फंजाई के अंदर आप जानते हैं कि फंजाई यीस्ट, पेनिसिलियम वगैरह आ जाते हैं, प्लांटे के अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमेलिया के अंदर जो है अपन लोग आते हैं। जो प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, इसके अंदर आता है क्या, अमीबा। क्या आता है, अमीबा। अमीबा जो होता है इसके अंदर आता है। अमीबा किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। तो ये अमीबोसिस जो है, जो बीमारी है, ये किसकी वजह से होता है, ये प्रोटिस्ट की वजह से होता है, प्रोटिस्ट की वजह से होता है, प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है अमीबा। ओके, फंजाई का अलग किंगडम है, बैक्टीरिया का मोनेरा किंगडम है। वायरस जो है ये किसी के अंदर भी नहीं आता है। इस जगत के अंदर वायरस को नहीं इंक्लूड किया गया, क्योंकि वायरस जो है ये सेल के बाहर जीवित रूप में मौजूद नहीं होता है। ये जब अपन किसी दूसरी सेल पर अटैक करता है तो उसी सेल के अंदर जाकर क्या ये जीवित होता है, बाहर ये एक दाने के रूप में, एक पत्थर के रूप में पड़ा रहता है, बाहर ये जीवित नहीं होता है। जब किसी सेल के अंदर अटैक करता है तब वहाँ पर ये जीवित हो जाता है। ओके, तो ये आज पूरी तरीके से इसको जीवित नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी बात की है, किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात कर ली है, और यहाँ पर अपन ने बात की है इस डिजीज के बारे में भी। चलो आगे बात करते हैं कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। अभी अभी अपन ने डिस्कशन किया था यहाँ पर, यह इस वाले क्वेश्चन के ऊपर अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि जो एंडोस्पर्म था, यहाँ जो एंडोस्पर्म बन रही थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन रही थी, इससे किसको पोषण मिल रहा था। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये 3N होती है। क्या होती है, 3N होती है। और इससे पोषण किसको मिल रहा था, पोषण किसको मिल रहा था, आप ये बताइएगा, याद है कि नहीं आपको कि पोषण किसको मिल रहा था, ये 3N होती है। और इसको पोषण किसको मिल रहा था, ये मिल रहा था एम्ब्रियो को। किसको मिल रहा था, जो एम्ब्रियो को इससे पोषण मिलता है। ओके, जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है ये क्या बनाती है, आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाती है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये किस किस से मिलकर बनी होती है, इसमें 2N जो होते हैं ये तो फीमेल के होते हैं, और जो N होता है एक होता है किसका, मेल का। ये ऐसे मिलकर बनाती हैं 3N स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, तो ये किसके, एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, ये पोषण प्रदान करते हैं। नरिशमेंट किसको देते हैं, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिश करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि वर्षण से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये वर्षण से स्रावित होने वाला हार्मोन है। हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो मेल बॉडी है उसके बाहर की तरफ ये एक पाउच के रूप में पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। और इस स्क्रोटम के अंदर, इस स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये स्क्रोटम बाहर की तरफ क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि स्क्रोटम जो है ये एक थैली के रूप में होता है, पाउच के रूप में होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। इन टेस्टिस को, इस टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म बनते हैं। और इन स्पर्म के बनने के लिए जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री, कितने, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसीलिए ये मेल बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं। ओके, तो ये किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो होते हैं एक तो हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं और वहीं पर स्पर्म भी बनते हैं। टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वही है जो कि मेल के अंदर मेल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जब ये हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है एडल्ट फेज में तो मूछें आने लग जाती हैं, है ना, ये सारी जो मेल कैरेक्टर हैं तो वो आने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये फीमेल हार्मोन है। अपन ने अभी बात की थी कि ये फीमेल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, वहीं पर वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है, जो वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, वो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है ये ADH हार्मोन होता है, जो कि
वो अपने जो किडनी है, किडनी से जो एक्स्ट्रा किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कम करता है वेसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये सारी अपन ने बात कर ली है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, और हम आगे बात करें, ये वाला जो आपको रहता है कि फिजिक्स को किस तरीके से अपन अच्छे कर सकते हैं, वो हमने इस वाले क्लासेस के अंदर अच्छे तरीके से बताया है। अच्छे आप ये जाकर अपने चैनल पर देख सकते हैं। फिजिक्स के ऊपर अपन ने सारा बात किया है। एम्स में सिलेबस कौन सा है फिजिक्स का, उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। वहीं पर उसके बाद में अपन ने एक क्लास भी ली थी फिजिक्स की, जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स के पावर वाले कंसेप्ट को, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, उसको अपन ने अच्छे तरीके से कवर किया था। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन किए थे, जो कि प्रीवियस ईयर 2020 के बाद में आए हुए थे। 2020 के बाद में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाले टॉपिक से, तो उन क्वेश्चन को भी अपन ने यहाँ पर हैंडल किया था। वहीं पर अपन ने इस कंसेप्ट को भी यहाँ पर समझा था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको भी दिवाली के उपहार के रूप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, कि अगले साल आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। इसीलिए उनको ये बातें शेयर कर दीजिए, कि ताकि वो भी लगातार वीडियोस को देखते रहें। अगर आपने ये पहली वाली क्लासेज आपने अभी तक नहीं देखी हैं, तो वो आप जाकर अपन ये जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर से देख सकते हैं। धन्यवाद।